किसी भी एविडेंस लॉ को समझने के लिए हमें उसकी एकदम बुनियाद से शुरू करना होगा, और वो बुनियाद है एक शब्द, तथ्य, या जिसे हम अंग्रेजी में फैक्ट कहते हैं। देखिए, आम बोलचाल में तथ्य का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे हम देख या छू सकते हैं। पर कानून की दुनिया में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा है। कानून कहता है कि तथ्य वो भी है जो किसी के मन में चल रहा हो, मतलब कोई मानसिक स्थिति, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा। अब ये इरादा दिखता तो नहीं, पर कानून की नजर में ये भी एक तथ्य है। ठीक है, तो अब जब हम तथ्य समझ गए हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि किसी भी केस में दो तरह के तथ्य होते हैं। एक होता है केस का मेन सवाल, मतलब वो बात जिस पर सारा झगड़ा है, और दूसरे होते हैं वो सपोर्टिंग फैक्ट्स, मतलब वो छोटे छोटे सबूत जो उस मेन सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करते हैं। और इसी फर्क को समझाने के लिए कानून दो खास शब्दों का इस्तेमाल करता है। पहला है फैक्ट इन इशू, हिंदी में कहें तो विवाद्यक तथ्य, ये है केस का वो मुख्य सवाल। और दूसरा है रेलेवेंट फैक्ट, यानी सुसंगत तथ्य, ये है वो सबूत जो उस मुख्य सवाल को साबित करने के काम आते हैं। चलिए अब इन दोनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट इन इशू की। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे किसी सफर की मंजिल मानना। ये वो फाइनल क्वेश्चन है जिसका जवाब हाँ या ना में मिलते ही ये तय हो जाता है कि केस का फैसला किसके हक में जाएगा। तो अगर फैक्ट इन इशू हमारी मंजिल है, तो अब बात करते हैं उन रास्तों की जो हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं। ये है हमारे रेलेवेंट फैक्ट्स या सुसंगत तथ्य। ये खुद मंजिल नहीं है, लेकिन ये उस नक्शे की तरह है जिस पर बनी सड़कें और साइन बोर्ड हमें मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। ये साबित करते हैं कि मुख्य घटना हुई या नहीं हुई। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए केस का जो मुख्य सवाल है, यानी जो फैक्ट एंड इशू है, वो ये है कि क्या ए ने बी की हत्या की। अब कोर्ट के सामने कुछ और बातें रखी जाती हैं, जैसे ए और बी के बीच पुरानी दुश्मनी थी, या फिर ए ने हत्या से एक दिन पहले बी को धमकी दी थी। अब देखिए, ये बातें अपने आप में हत्या का सबूत तो नहीं है, लेकिन ये रेलेवेंट फैक्ट्स हैं जो कोर्ट को मुख्य सवाल के जवाब तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो अब हम फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के बीच का फर्क समझ चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलकर इस नए बीएसए कानून के तहत न्याय की पूरी प्रक्रिया को बेहतर कैसे बनाते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, बीएसए का जो सेंट्रल आइडिया है वो है न्याय दिलाना, सिर्फ सजा देना नहीं। और ये होता है फेयर ट्रायल के जरिए। इसका मतलब है कि पूरी प्रक्रिया एकदम पारदर्शी हो, जहां हर एक रेलेवेंट फैक्ट को, हर एक सबूत को ठीक से परखा जाए, ताकि अदालत एक अनबायस्ड यानी निष्पक्ष फैसले पर पहुंच सके। तो असल में कोर्ट में होता क्या है? एक लॉजिकल प्रोसेस चलता है। एक पार्टी फैक्ट इन इशू पर कोई दावा करती है, जैसे ए ने चोरी की। दूसरी पार्टी इससे इनकार करती है। फिर दोनों तरफ से रेलेवेंट फैक्ट्स यानी सबूत पेश किए जाते हैं, गवाह, डॉक्यूमेंट्स, फोरेंसिक रिपोर्ट, और फिर आखिर में कोर्ट इन सारे सबूतों को तोड़कर अपना फैसला सुनाता है कि वो बात प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड या नॉट प्रूव्ड है। और ये जो फेयर ट्रायल का सिद्धांत है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इस कानून की प्रस्तावना मतलब प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है। ये इस कानून की आत्मा है। इसका सीधा मतलब ये है कि भविष्य में जब भी इस कानून के किसी सेक्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन होगा, तो उसकी व्याख्या इसी फेयर ट्रायल के सिद्धांत को ध्यान में रखकर की जाएगी। तो कुल मिलाकर 152 साल पुराने एक कानून को बदलकर बीएसए ने सिर्फ एक रूल बुक को अपडेट नहीं किया है, बल्कि इसने भारत में न्याय की खोज के पूरे तरीके को एक नई दिशा दी है। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये है कि इस डिजिटल युग में